कोरोना मरीजों का आंकड़ा 83 लाख के पार हो गया है। अकेले दिल्ली में मरीजों की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। बीते कुछ दिनों में देश की राजधानी कोरोना में तेजी से यहां पर जो मामले सामने आए उसके बाद चिंतित नजर आ रही है। दिल्ली सरकार का मानना है कि यह कोरोना की तीसरी लहर है। अब सरकार ने इससे निपटने के लिए आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए समीक्षा बैठक बुलाई गई है और गुरुवार शाम यानी कि आज शाम 4 बजे कोरोना पर मंथन होगा इस बैठक में। और इस बैठक में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर के साथ ही अन्य बेड पर भी चर्चा की जाएगी कि अस्पतालों में कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त और किया जाए, क्योंकि तीसरी लहर है, हालात बेकाबू हो सकते हैं। हाल ही में कोरोना मामले बढ़ने के बाद कई अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी हो गई और मीटिंग में इस पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में कोरोना के मामले काफ़ी तेजी से थर्ड वेव इसे कहा जा सकता है, जिस लेवल से बढ़ते नजर आ रहे हैं, यानी तीसरी लहर कोरोना की है और ऐसे में हालात बेकाबू हो सकते हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से गंभीरता से विचार विमर्श होगा, हाई लेवल बैठक होगी। इस बैठक में क्या मंथन किया जाएगा ये भी काबिल गौर रहेगा सीधे तौर पर, क्योंकि अस्पतालों में व्यवस्थाओं को और कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि अभी हाल ही में जब एक साथ आंकड़े बढ़े तो कई अस्पताल ऐसे जहां पर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही थी मरीजों को। क्योंकि अधिकतर तो सरकार ने यही कहा कि जितने भी सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं कोविड के, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, घर में ही रहें और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए तमाम सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और आपको ये बता दें कि अस्पताल में कम से कम लोगों को भर्ती किया जा रहा था जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, उन्हीं अस्पतालों में लोगों को ले जाया जा रहा था। लेकिन अब हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हाई लेवल की मीटिंग में होगा मंथन, क्योंकि आपको बता दें कि कोरोना ने सीधे तौर पर बढ़ा दी है दिल्ली की टेंशन। तीसरे स्टेज पर पहुंच चुका है कोरोना। तो अकेले दिल्ली में ही मरीजों की संख्या जो है वो 4 लाख से अधिक हो गई है। देश भर में आंकड़ा करीब 83 लाख के पार हो गया है। बीते कुछ दिनों में देश की राजधानी में तेजी से ये मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि ये कोरोना की तीसरी लहर है। अब सरकार ने इससे निपटने के लिए हाई लेवल बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए समीक्षा बैठक बुलाई गई है। आज शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और बेड पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में कोरोना मामले बढ़ने के बाद कई अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी पाई गई, वहां अव्यवस्थाओं का आलम था। मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी। सीएम केजरीवाल के मुताबिक कुछ समय से दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। ये तीसरी स्टेज हो सकती है, तीसरी लहर हो सकती है कोरोना की, क्योंकि बीच में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई थी दिल्ली में कोरोना के मामलों में और रिकवरी रेट भी बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर था। लेकिन अब सीधे तौर पर एक बार फिर से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है, चिंता का सबब बन रहे हैं। ऐसे में हाई लेवल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में तमाम सारे विकल्प तलाशने की कोशिश की जाएगी कि कैसे कोरोना महामारी को रोकने के लिए और कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। इसी के साथ अस्पतालों में क्या अव्यवस्थाएं हैं, उन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मंथन होगा। वेंटिलेटर के साथ साथ बेड की समस्याओं को भी देखना होगा। इसके अलावा तमाम जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं मुकम्मल है, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। और ऐसे में आज हाई लेवल की जो बैठक दिल्ली में होने जा रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे अस्पतालों में व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए, वेंटिलेटरों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि तीसरे स्टेज में कोरोना के आंकड़े बेसब्री से बढ़ रहे हैं, बेतहाशा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि अकेले दिल्ली में ही तकरीबन 4 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और देश के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो देश में करीब 83 लाख के पार हो गया है कोरोना का आंकड़ा। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी सीधा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजीव, हाई लेवल मीटिंग होने वाली है केजरीवाल की आज, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। क्या कुछ इस बैठक में व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो विषय बिंदु रहेंगे, किन किन विषयों पर चर्चा होनी है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो कोरोना के पेशेंटों की गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। लगभग 7,000 का यहाँ आंकड़ा पार कर चुका है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है केंद्र सरकार के सामने भी और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के सामने भी, क्योंकि दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी, थर्ड स्पेस से बचने की कोशिश की जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली फिर भी थर्ड स्पेस के अंदर आ ही गई। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर कोशिश ये की जानी चाहिए कि लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जानी है। वहीं बात करें जो आज जो बैठक होने वाली है वो कहीं ना कहीं
इसके अंदर अहम रोल रखती है, क्योंकि दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जो कर रही थी वो कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि जो बैठक के अंदर क्या रणनीति ली जाएगी। और यहाँ तक की बात करें जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की या फिर क्या है सरकारी अस्पतालों की, जो उनके अंदर तमाम सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर की या बेड की या ऑक्सीजन की, तो तमाम सुविधाओं को आज मद्देनजर रखा जाएगा। और इस बैठक के अंदर देखना होगा कि किस तरीके से ये बैठक कामयाब होती है, या फिर कहें जो थर्ड स्पेस से दिल्ली को किस हद तक बचाया जा सकता है। क्योंकि थर्ड स्पेस में वैसे भी आ चुकी है दिल्ली, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से त्योहार नजदीक आ रहा है, दिल्ली दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, लोग बाग मार्केटों में निकले पड़े हैं, अनलॉक सारी चीज कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है दिल्ली सरकार के सामने। मगर दिल्ली सरकार कितना बड़ा कदम उठा सकती है इसको कंट्रोल करने के लिए, वो जरूर देखना होगा। क्योंकि कह सकते हैं जो रोडवेज बसें थी, यानी कि जो एक राज्य से दूसरे राज्यों के अंदर जाती थी, वो भी आप खोल दी गई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। क्योंकि दूसरे राज्यों से दिल्ली के अंदर भी लोग बाग आएंगे, और कहीं ना कहीं शॉपिंग या फिर कहें जो दुकानों का सामान लेना होता है, या फिर होलसेल का सामान लेना होता है, या फिर आवाजाही होती है ट्रांसपोर्टर के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं अब बहुत होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि दिल्ली सरकार कोई कड़े कदम उठा पा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही थी, मगर केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही कोशिश कामयाब थी। मगर देखना होगा जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, क्या वो दोबारा से कोशिश करेगी, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन जो खोला गया है, यानी कि जो कह सकते हैं जो रोडवेज बस खोली गई है जो दूसरे राज्यों की जो हरियाणा दिल्ली के अंदर आ रही है, शायद उनको बॉर्डरों को दोबारा से बंद करना होगा ताकि कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ तक कि जो तमाम जो मार्केटें हैं उनके अंदर मॉनिटराइजिंग की जो सख्ती का अधिकारी हैं उनको सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा जाएगा, और तमाम सुविधाएं देनी होगी। और अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टरों राजीव, ये इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि देश की राजधानी में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और बेतहाशा आंकड़े बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लगातार अनलॉक 6 देखने को मिला, और उसमें तमाम नियमों को बनाते हुए, उन नियमों का पालन कराते हुए तमाम सारे राज्य जो अब तक लगातार अपने यहाँ पर एहतियात बरत रहे थे, फिर वो मॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, उनको खोलने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में दिल्ली में तो ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम हो जाएगा कि अगर जो आप बता रहे हैं कि बॉर्डरों पर सीधे तौर पर रोक लगा दी जाए, बॉर्डरों को सील कर दिया जाए, या आंकड़ों को रोकने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाए, ये बड़ी बात होगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज स्पष्ट है, क्योंकि दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि और राज्यों के अंदर तमाम सुविधाएं दी जा रही है जनता को। वहीं बात करें सिनेमा हॉलों को जो खोला गया है, दिल्ली के अंदर भी तमाम जो सिनेमा हॉल जो बंद थे, थिएटर बंद थे, वो उन सबको खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन किया जा रहा है वहां पे। मगर जिस तरीके से लगातार कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है, यहाँ तक कि थर्ड स्पेस की जो आशंका थी उससे बचाया जा रहा था दिल्ली को, मगर अब थर्ड स्पेस के अंदर आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी होगी। मगर वहीं बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, जो कोशिश कर रहे थे कि थर्ड स्पेस में आने से पहले हम सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाएगा, बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए गए थे दिल्ली सरकार को, और दिल्ली की जनता को समझाने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के अधिकारी भी लगाए गए हैं तमाम मार्केटों के अंदर, मगर फिर भी इस तरीके से भीड़ निकल रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। और शायद लगता नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि त्योहार नजदीक है, तो लोग बाग शॉपिंग करने के लिए या फिर क्या दिवाली का फेस्टिवल मनाने के लिए तो लगातार मार्केटों में निकलेंगे, और शायद गिनती बढ़ सकती है। आज कह सकते हैं 24 घंटे के अंदर जो 7,000 का आंकड़ा है, शायद कल आने वाले दिनों के अंदर और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं, और यहाँ तक कि वो जो कोरोना योद्धा थे, यानी कि जो डॉक्टर थे, उन लोगों को भी खासी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कंट्रोल उन्होंने ही करना है, और उसी तरीके से दिक्कतें आएंगी। मगर सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। आज जो बैठक होने वाली है, उस बैठक के अंदर तमाम बातों का गौर करना होगा। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, तमाम अधिकारियों को खुद अरविंद केजरीवाल मॉनिटराइज करें, तभी कोई बात बन सकती है इसके अंदर। जी राजीव, एक और लगातार ये अपील की जा रही थी जनता से कि देखिए, अगर मामूली सिम्टम्स हैं तो आप होम क्वारंटीन रहिए, आप अपने घर में कैद रहिए, आप बाहर मत निकलिए, अस्पताल में मत आइए, क्योंकि अस्पताल में आप तभी आइए जब आपकी हालत ज़्यादा गंभीर हो, जब आपको दिक्कतें हों, जब आपको लगे कि नहीं अब तो सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए, तब आप अस्पताल का रुख करें। ऐसे में अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी, बेड की कमी, कोविड सेंटरों में यही आलम, इन व्यवस्थाओं को भी और बेहतर करने के लिए मंथन होगा। एक चीज गौर करने वाली बात करें जब वेंटिलेटरों की या फिर मॉनिटराइज करने की या फिर कहें जो अस्पतालों की जो सुविधाएं थी, वो कहीं ना कहीं पहले भी खामियां नजर आई थी। क्योंकि तमाम जो सुविधाएं थी, हर सरकार ने कहा था हर सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बेड मुहैया कराए जाएंगे, वेंटिलेटर की सुविधाएं दी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं जो उन्होंने ऐप्स बनाया था उसके अंदर भी खामियां नजर आई थी, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, यहाँ तक कि उसके अंदर कालाबाजारी की जा रही थी। मगर अब जो थर्ड स्पेस के अंदर आए हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें फिर वही आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर फिर कालाबाजारी शुरू होगी और लोगों को बेड नहीं
मिलेंगे और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कितना बड़ा कदम उठाएगी वो जरूर देखना होगा। मगर बात करें जिस तरीके से मॉनिटराइज करने की, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जरूर जा रहा है, बाजारों के अंदर सिविल डिफेंस के जवान लगाए गए हैं, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन लोग को जुर्माना भी किया जा रहा है, मगर वो भी सिर्फ एक खाना पूर्ति नजर आ रही है, क्योंकि जो बड़े अधिकारी थे यानी कि जो पुलिस का जो खौफ था वो पुलिस अधिकारी नहीं है, सिर्फ सिविल डिफेंस के जवान लगा दिए गए हैं और वो ही एसडीएम के द्वारा चालान काट रहे हैं। चालान का सिर्फ एक कह सकते हैं उससे फंडिंग जरूर आ रही है, मगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शायद कोरोना वायरस खत्म हो गया है या नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि लोग बाग भी जिस तरीके से बाहर निकल रहे हैं तो शायद वो दुविधा के अंदर है कि कोरोना वायरस अभी कितना दिल्ली के अंदर बाकी है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर, और चौतरफा गिरता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली का जनमानस। वो इस लिहाज से भी राजीव कि एक और पॉल्यूशन सीधे तौर पर जहरीला हो चुका है, हवा जो है जहरीली हो चुकी है, सांस लेने में लोगों को तकलीफें हो रही हैं। दूसरी तरफ कोरोना महामारी है और भी तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर दिल्ली का जनमानस सीधा तौर पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। और त्यौहार का सीजन है, ऐसे में हम भी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें और एहतियात आप ज़रूर बरतें। जब भी आप घर से बाहर निकलें अपने चेहरे पर मास्क लगाएं ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। बहुत धन्यवाद राजीव आपका। से अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। बिहार में दोबारा बाढ़ आ गया। अरे ये सब तो होना ही था, घमंडी सरकार जो है। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है बिहार में, और इसके लिए आज शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार थम जाएगा। राजनीतिक रैलियां और सभाएं आज बेतहाशा होंगी। आज के बाद जिले की किसी भी प्रचार के चुनावी सभा, रैली, जुलूस या फिर अन्य जनसभा को सरकारी इजाजत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, बाहर से आए हुए स्टार प्रचारकों को भी आज शाम से ही जिला छोड़ना होगा।
प्रत्याशी या उनके समर्थक डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे और इस दौरान न तो बाइक रैली निकालेंगे और न ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी। अगर ऐसा करते हुए पकड़े भी जाते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में जिले की अगर आपको बता दें कि 7 नवंबर को ये चुनाव होना है और इसमें चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। राजनीतिक रैलियां, सभाएं ये सीधे तौर पर बंद हो जाएंगी और चुनावी सभा के साथ रैली, जुलूस और अन्य जनसभा को सरकारी इजाज़त नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, जो बाहर से आए हुए स्टार प्रचारक हैं जो लगातार जिलों में जा रहे हैं जहां पर चुनाव होना है, वो शाम 5 बजे के बाद उन्हें वो शहर छोड़ना होगा, वहां से वो उनको जाना होगा। प्रत्याशी या फिर उनके समर्थक डोर टू डोर जाकर संपर्क कर सकेंगे। इस दौरान बाइक रैली नहीं निकाली जाएगी, जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इसकी अनुमति नहीं होगी। अगर ऐसा करते हुए अगर पाए जाते हैं तो सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को लेकर हालांकि प्रशासनिक तैयारियों की अगर बात की जाए तो सभी जो प्रशासनिक तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 तीसरे चरण का मतदान होना है 7 नवंबर को। आज शाम से थम जाएगा तीसरे चरण का चुनावी शोर। तो बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आपको ये बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ये चरण और सीधे तौर पर तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। कई बाहुबली इस 7वें चरण में रहेंगे जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इतना ही नहीं, चुनावी मैदान में अगर बात की जाए तो बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप वो सीधे तौर पर महागठबंधन के साथ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार सरकार जो है बदलेगी, नीतीश कुमार जाएंगे और एक बार फिर से लालू के लाल आएंगे। आपको ये बता दें कि बिहार में सुशासन बाबू भी लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, एनडीए के साथ मिलकर लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित भी करते हुए नजर आ रहे हैं और धुआंधार जो रैलियों का सिलसिला है वो भी जारी है। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के समर्थन में वोट की अपील की जा रही है, जनता से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि अंतिम चरण में तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिहार में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। पहले चरण की अगर बात की जाए तो 28 अक्टूबर को मतदान हुआ था पहले चरण के लिए और दूसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान हुआ था, वोटिंग हुई थी और उसके बाद अब आखिरी चरण यानी कि 3 चरणों में बिहार में चुनाव संपन्न होने हैं। आखिरी चरण बचा है जो कि 7 नवंबर को चुनाव के लिए यहाँ पर वोटिंग होगी और इतना ही नहीं, आज शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोर थम जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और इसको लेकर आज दिन भर रैलियों का रैला देखने को मिलेगा। आपको ये बता दें कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्रों में जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस दरमियान सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, जहां पर महागठबंधन विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं सुशासन बाबू अपने कार्यकाल को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कितने इस अपने कार्यकाल में विकास के कार्य किए हैं बिहार के अंदर। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए, लगातार धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि आपको बता दें कि 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। अब देखना ही होगा उस दरमियान कि किसकी दिवाली होगी, किसका दिवाला निकलेगा। लेकिन सीधे तौर पर आखिरी चरण के लिए मतदान होना है और उसके लिए आज चुनावी शोर थम जाएगा। और सीधा लिए चलेंगे बिहार। आपको हमारे सहयोगी मिथिलेश मिश्रा तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, आज तो चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम चरण में जो चुनाव होना है 7 नवंबर को, आज सीधे तौर पर चुनावी अटैक देखने को मिलेगा। शाम 5 बजे से पहले धुआंधार रैलियों का रैला देखने को मिलेगा बिहार में। आज की जो दौर है सबसे अंतिम दौर मानी जाएगी, खास करके राजनीतिक तमाम जितने भी राजनीतिज्ञ हैं या कहें जो राजनीति के खिलाड़ी हैं, जो योद्धा हैं, सारे के सारे आज मैदान में अंतिम चरण शाम के 5 बजे तक दौर लगाएंगे। उन दौर में कितनी शामिल हो पाएंगे और कितनी उनके वोटर उनके साथ देंगे, आज उनको दिखाई देगा। सबसे अहम बात आज ये होगी कि कोसी और सीमांचल की जो क्षेत्र रहा है वे सीधे तौर पे मुस्लिम बहुबल क्षेत्र रहा और 35 ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि यही का निर्णायक रणनीति ही सीधे तौर पे काम आएगा और वही सत्ता का दावेदारी कर सकता है। तो आज की जो रैली है, खास करके जितने भी कार्यक्रम रखे गए हैं, खास करके सुशील मोदी हो, चाहे
और भी जितने भी राजनीतिक नेता हैं, सारे के सारे जो लोग अभी मैदान में जो उतरने जा रहे हैं, वे सीधे तौर पे आज इनका सबसे बहुमूल्य वक्त भी होगा और साथ में वोटरों के लिए सबसे अहम बात भी होगी। मिथिलेश, एक बार सीधे तौर पर दर्शकों को बताएं कि अभी जो 7वें चरण का जो चुनाव है वो कितने जिलों में संपन्न होना है, कितनी विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, और इसके साथ साथ क्योंकि देखिए चुनावी मैदान में लालू के दोनों लाल हैं, क्या वो कमाल कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। और दूसरा, सुशासन बाबू जो लगातार अपनी नीति और रीतियों को लेकर जनता के बीच में है, वो क्या कुछ कर पाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि आज की, लेकिन सबसे अहम बात तो ये कही जा सकती है ना कि आज की जो खास करके राजनीति के मामले कह सकते हैं या तीसरे चरण की जो दौर है उसमें सीधे कह सकते हैं ये बातें कि आज की जो खास करके मुस्लिम बहुबल क्षेत्र है वहां पर विजय हासिल करने के लिए दावेदारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यही एकमात्र क्षेत्र है जहां से सारे सत्ताधारी का सिरमौर किया जा सकता है। और आज जिस तरीके से तैयारी की गई है और सत्ता की जो कार्यक्रम रखी गई है, खासकर की जो सभा की आयोजन की गई है, उस आयोजन में लगभग ये पूर्ण हो जाएंगे, अब वोटर की दर रुक लेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके ओवैसी का ये क्षेत्र रहा जो पिछले विधानसभा में 6 सीटों को उन्होंने अपनी दावेदारी किया था, भले ही उन्होंने एक भी सीट हासिल नहीं किया था, लेकिन उपचुनाव में उन्होंने विजयी करके अपनी दावेदारी को सीधे तौर पर साफ कर दिया था। वहां आने के बाद में वैसी के जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम वोट की सबसे ज्यादा पकड़ बताई जाती है, उसी तरीके से अगर खास करके गठबंधन और राजग दोनों भी अपनी तैयारी लेकर के वहां पर आज करेंगे और उन्हीं सारे मामलों को लेकर के अगर देखा जाए तो अगर खास करके राजग और महागठबंधन और ओवैसी इन सभी की अगर त्रिकोणीय कहानी कहें तो निश्चित तौर पे वोटर अपनी रुझान लेने के लिए तैयार बनेंगे, या ये कहें कि जो वोटर्स हैं उनकी बातों को सुन करके 7 तारीख का मतदान करेंगे। जी, ओवैसी के हालिया बयानों को देखें मिथिलेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछली बार भी उन्होंने 6 सीट पर दावेदारी ठोकी थी, हालांकि विजय पताका नहीं फहरा पाए, लेकिन इस बार क्या लगता है कि कोई बिहार की नब्ज को, बिहार की जनता की बातों को तो वो शायद सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सीए और एनआरसी को लेकर वो लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको तो एक बार फिर से हम आंदोलन के तौर पर फिर से शुरू करेंगे, इसके खिलाफ विरोध, कोरोना चल रहा है इसलिए हमने थोड़ा सा रोक दिया था। क्या इस तरह की बयानबाजियों से, इस तरह के भाषणों से ओवैसी जीत पाएंगे क्या? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके का एनआरसी और सीएए का खास करके लागू करने की बातें कही थी, तो प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में दोनों में कहीं दिखाई नहीं दिया था, लेकिन हैदराबादी ओवैसी ने सीधे तौर पे निशाना साधते हुए खास करके मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी बातों को रखा है। आपको बता दें कि जब ये प्रकरण शुरुआती दौर का था ओवैसी का, तो उस समय सीधे तौर पे उन्होंने केंद्र पर हर पल निशाना साधते रहे और वही निशाना अब की बार खास करके मुस्लिम बहुल क्षेत्र। आज ओवैसी की भी रैली है क्या बिहार के अंदर, क्योंकि आखिरी चरण में सीधे तौर पर आप बता रहे हैं कि कुछ जगह पे है जहां पर प्रभाव डाल रहे हैं ओवैसी, आज चुनावी शोर में दिखेंगे? हालांकि अभी तक तो हमारे पास ऐसी सूचना भी तो नहीं है कि उनकी अभी है, लेकिन जिस तरीके से कल की जो रैली थी उस रैली में साफ तौर पे खास करके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने भी एनआरसी को लेकर के भले ही अपने शब्दों को बयान किया था, लेकिन उसी में नीतीश कुमार ने भी अपनी बातों को रखा था, जिसमें दोनों की जो बातें थी निश्चित तौर पे अलग अलग बातें बयान आई थी। इस आखिरी चरण को अगर मिथिलेश देखा जाए तो बहुत संक्षिप्त में समझूंगा, इस आखिरी चरण के समीकरण क्या है? देखिए, ये 35 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर खास करके मुस्लिम बहुबल क्षेत्र माना जाता है और यही का इस सत्ता का सिरमौर भी कही जाती है। यही एक ऐसा स्थल है जहां पर हर पार्टी अपने खास करके चाहेगा कि जितने भी हो सके इस सीट पे अपने निकालने का, क्योंकि जदयू का सबसे बड़ी क्षेत्र माना जाता है। जदयू की सीट पिछले बार का अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा माना गया है और सबसे ज्यादा जीत भी शामिल किया गया था, लेकिन अब की बार जो चुनावी रैली और जिस तरीके का समीकरण तैयार की गई उसमें महागठबंधन भी बहुत ऐसे सीट है जहां पर हावी होने की प्रयास कर रहा है और खास करके जदयू के लिए निश्चित तौर पर संकट की घड़ी आने की तैयारी कहने की बातें कही जा रही है। तेजस्वी के जो तेज है वहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवैसी के भी उसमें 2-3 ऐसे सीटें हैं जहां पर निकलने की संभावनाएं बताया जा रहा है। तो इन त्रिकोणीय स्थितियों में देख करके अगर बिल्कुल जाहिर तौर पर मिथिलेश, हालांकि ये तो जनता तय करेगी कि बिहार की जनता के मन में क्या है, वो किसको चुनेगी, लेकिन समीकरण तमाम बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हर एक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से गणित सेट कर रहा है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। सरकार का साथ अब और नहीं।
बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें।